नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं बात करूँगा लीवर हिस्टोलॉजी के बारे में। हम बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में, जॉन्डिस कैसे होता है और उसके लिए हमें किस प्रकार का खान पान, अपना डाइट जो है रखना चाहिए। इस पे आज हम जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लीवर को जानेंगे और उसी से जो है जॉन्डिस होता कैसे है, उसी में जो है वो कवर अप हो जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं। लीवर में दो जगह से खून आता है। सबसे पहला जो है वो पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन से। देखिए, आप सबको पता ही होगा कि इंटेस्टाइन से जो भी चीज़ अब्जॉर्व होगी उसको लीवर में जाना ही जाना है। और पैनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम्स जैसे कि इंसुलिन हो गया, और उसके साथ एक और चीज़ निकलता है, दैट इज़ ग्लूकागॉन या फिर सोमेटोस्टेटिन। ये तीन प्रकार के हार्मोन है, ये निकलते हैं। और साथ ही जो पैनक्रियाज से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, दैट कम्स टू द इंटेस्टाइन, वो भी ऑब्जॉर्व होके लीवर में जाते हैं। तो अब आप एक बात समझ गए कि एक पाइप तो नीचे से आ रही है, ठीक है, और उस पाइप में दो जगह से खून आ रहा है, एक पैनक्रियाज से और एक इंटेस्टाइन से। उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं और तीन प्रकार के हार्मोन हैं, ठीक है, जो पैनक्रियाज से निकल रहे हैं। ये समझ में आ गया लीवर। अब एक जगह से और खून आता है, वो आता है सीधा हार्ट से। देखो, ये एकमात्र ऐसा अंग है जिसके पास दो जगह से खून आता है, ठीक है। यही एकमात्र ऐसा अंग है जिसके पास दो जगह से खून आता है। रीज़न ये है कि सभी न्यूट्रिएंट्स को जो आपने खाया है उसको लीवर से गुजरना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा अब क्या है कि खून तो वो भी है, लेकिन वो खून जो है उसमें ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इंटेस्टाइन ने यूज़ कर लिया है। तो अब लीवर को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए भगवान ने एक और उसको जो है पाइप दे दिया, ले भैया तू फ्रेश खून ले ले, ठीक है। तो एक जो पाइप है वो हार्ट से जाती है, ठीक है। उसको बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी। जो हार्ट से गया दैट इज़ कॉल्ड हेपेटिक आर्टरी। और जो नीचे से गया, ठीक है, जो इंटेस्टाइन से गया, दैट वी कॉल पोर्टल वेन्स, ठीक है। वेन्स में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन यूज हो चुका होता है। और आर्टरीज़ में जो है एकदम फ्रेश ब्लड होता है, ऑक्सीजन जो है उसमें होता है। तो अब यहाँ दो जगह से खून आ गए हार्ट में। चले, एक चीज़ और है इसमें, देखे, इसके पास हार्ट के पास जो लीवर के पास जो है स्प्लीन से भी ब्लड आता है, राइट। वो इसी से आता है, पोर्टल वेन के थ्रू ही आता है, राइट। स्प्लीन में एक बहुत ही ज़बरदस्त कार्य होता है। आरबीसी जो होता है ना, स्प्लीन में जाके उसको कुछ परीक्षा देना पड़ता है, कुछ स्पेशल परीक्षण से उसको गुजरना पड़ता है। जैसे कि स्प्लीन में कुछ ऐसे चैम्बर्स बने होते हैं जिससे आरबीसी को गुजरना होता है, और अगर आरबीसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो वो उस चैम्बर से गुजर ही नहीं पाएगा और वो उसको वहीं पे दबोच लेगा। तो इस प्रकार से जो है, देखिए, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो है 120 दिन का, यानी कि 120 दिन की उसकी उम्र है। अब 120 दिन में वो बूढ़ा हो जाता है, और वहाँ पे जाके होता क्या है कि उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो वहाँ से गुजर नहीं पाएगा, और उसको क्या करता है, वो दबोच लेता है। दबोच के फिर उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे मैं बताता हूँ आगे क्या उसके साथ किया जाता है। जो आरबीसी बुज़ुर्ग हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसको क्या किया जाता है उसको मैं बताता हूँ। देखिए, अब जैसे हम लोग हैं, यंग लोग हैं, हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है।
अभी बुज़ुर्ग लोग हैं तो उनमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो सेम वही चीज़ होता है। और वैसे भी हर एक बंदे का एक जो है टाइम पीरियड होता है। अब हम लोग 100 साल जी रहे हैं तो 100 साल उसी तरह से वो लोग 120 दिन जीते हैं। तो वो जो उनको जो है वहीं पे जाके पकड़ लिया जाता है। यहाँ पे सेप्लिन में कुछ राक्षसी टाइप सेल्स होते हैं जिन जैसे उनका भक्षण करते हैं, ठीक है। दैट कॉल्ड मैक्रोफेजिस, ठीक है। मैक्रोफेजिस एंड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये दो प्रकार के सेल्स हैं जो उनको जो है आरबीसी में देखिए कई चीज़ें होती हैं। दैट एक तो ग्लोबुलिन चेंज होता है, ठीक है। आरबीसी उसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन जो है वो भी एक प्रोटीन है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। और आरबीसी के ही अंदर जो है आयरन होता है, ठीक है। तो उन सब को तोड़ तोड़ के अब बाकी सारी चीज़ें तो प्रोटीन है और फैट है, वो सारे तोड़ तोड़ के अलग कर दिए जाते हैं और वो फर्दर जो है एज ए न्यूट्रिशन यूज़ हो जाता है बॉडी में। लेकिन एक चीज़ होता है जो नहीं यूज़ हो पाता है, दैट इज़ आयरन, ठीक है। तो उसे भी आगे जो है प्रोसेस किया जाता है। उसको हम ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम फिर कभी करेंगे जब हम सप्लीन की बात करेंगे। तो इस प्रकार से जो है अब इस प्रोसेस में होता क्या है, देखिए ये सारा जो प्रोसेस होता है ना, जब उसको तोड़ा जाता है आरबीसी को तो वहाँ पे बनता है बिलीरुबिन। सप्लीन में बिलीरुबिन बन गया है उनको तोड़ के। अब वो क्या होगा, बिलीरुबिन को जो है अब बिलीरुबिन ब्लड में चला जाएगा, ब्लड के अंदर घूमेगा। लीवर से एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटीन क्रिएट होता है, सीक्रेट होता है। उस बिलीरुबिन को क्या करता है, बाइंड कर लेता है। अगर लीवर से वो प्रोटीन नहीं निकाला गया तो होगा क्या कि बिलीरुबिन घूमता रहेगा अपना जो है रक्त के बीच अंदर, ठीक है। वो क्या करेगा कि वो कहीं भी जाके इधर उधर निकल जाएगा। आप समझ रहे, क्योंकि बिलीरुबिन बहुत छोटा होता है। अब छोटा है तो वो कहीं भी जाके घुस जाएगा, कहीं भी निकल जाएगा। पता लगा जी ब्रेन में घुस गया, कहीं भी चला गया, इधर ट्रैवल कर रहा है, उधर ट्रैवल कर रहा है, राइट। और उसके बाद जो है सब बिलीरुबिन का कलर जो होता है वो पीला होता है, तो सब पीला पीला दिखाई लगने लगे। सो होता ये है कि जब वो प्रोटीन उसके साथ बाइंड हो जाता है, चिपक जाता है, तो उसका जो वो होता है एरिया होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो कहीं भी निकल नहीं सकता है। अब वो निकल नहीं सकता है तो अब वो आएगा सीधा लीवर में, ठीक है। घूम फिर के तो उसको लीवर निकल तो सकता नहीं है, किडनी से भी नहीं निकल सकता है क्योंकि उसका एरिया बाहर हो गया। हाँ, अगर एरिया छोटा होता तो किडनी उसको निकाल के बाहर फेंक देती, लेकिन किडनी भी नहीं निकालती क्योंकि किडनी प्रोटीन को नहीं निकालता है। अब उसके साथ 1 सेकेंड, किडनी प्रोटीन को नहीं निकालता है, ठीक है, समझदार है, प्रोटीन को थोड़ी निकालेगा किडनी देखें। तो अब उसके साथ उस बिलीरुबिन के साथ प्रोटीन जुड़ गया है तो किडनी भी उसको नहीं निकाल सकता। अब वो कहाँ आएगा, वो लीवर में ही आएगा घुमा फिरा के। अब हम आते हैं लीवर पे, ठीक है। देखिए लीवर में चैम्बर्स बने होते हैं जिन्हें हम लोब्यूल्स बोलते हैं। लोब्यूल उसके ना 6 कोने होते हैं, 6 कोने होते हैं। जैसे एक कमरा होता है तो उसके कितने कोने होते, 4 कोने होते। उसी तरह से ये देखो, एक नीचे मार दो लाइन, एक नीचे और 2 इधर से 2 इधर से। अब ये कितने हो गए, 1 2 2 4 और 2 6, राइट। जिसको बोलते हैं हेक्सागन, आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, हेक्सागन, ठीक है। 6 कोने हो गए। अभी 6 कोने जो है वहाँ से ब्लड जाता है बीचों बीच में, ठीक है। 6 कोनों का बिल्कुल जो सेंटर है उसके बीच में ब्लड जाता है। अब वो जो 6 कोने हैं आप उसको पाइप समझ लो, उस पाइप को बोला जाता है साइनसोइड, ठीक है। उस पाइप को बोला जाता है साइनसोइड। इसी के बीच में से आपका एकदम बढ़िया फ्रेश रक्त भी जा रहा है जो हेपेटिक आर्टरी से आया है। नीचे से जो पोर्टल वेन से आ रही है सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स एंड
ये क्या बोलते हैं ना, पैनक्रियास से निकलने वाला जो है, पैनक्रियास से जो निकल रहा है एंजाइम, ठीक है, वो सारी चीज़ें पोर्टल वेन से नीचे आ रही है, उसी के थ्रू गुजर रही है। और जो अपना वहाँ से आया है, जो पैनक्रियास से जो बिलीरुबिन आया है, वो भी वहीं से गुजर रहा है, ठीक है, साइनसोइड से ही। अब साइनसोइड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तरह से रास्ता है बेसिकली, इन सब चीज़ों को जाने का एक रास्ता है, आप यूँ कह सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में होता है कुछ फ्लूइड्स होता है, और 2 से 3 प्रकार के इसके बीच में सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स के नाम है, एक कूफर सेल्स होता है, ठीक है। जो साइनसोइड्स है उसी के बीच में एक छोटा सा एक एरिया होता है, पतला सा, दैट वी कॉल डिस्से, ठीक है, डिस्से में क्या होता है कि 2-3 प्रकार के सेल्स होते हैं, कूफर सेल्स होते हैं, और एक और सेल होता है स्टेलेट सेल्स, ठीक है। तो इनके कार्यों को हम बाद में बताएंगे। कूफर सेल का कार्य तो बहुत ही ज़बरदस्त है, सुपर डुपर, ठीक है। कूफर सेल जो है, चलिए डिस्कस ही कर रहे थे। कूफर सेल जो है वो, जैसे आप कोई गलत जहर वाली चीज़ खा लेते हैं, या फिर कोई बैक्टीरिया आ गया, फंगस आ गया, कुछ भी, तो उनको क्या है कि वो मार के उधर ही ख़त्म कर देता है। बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम राक्षसी सेल हैं, ठीक है। जैसे कि मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, उन्हीं की कैटेगरी का कूफर सेल भी है, जो सिर्फ लीवर में पाया जाता है। और उसका कार्य यही है कि शराब पियोगे तो भी वो उसको नष्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। शराब भी एक तरह से जहरी है, और आप जो है जहर खा लेते हैं तो भी जो है उसको नष्ट करता है। अब ये तो रही उस पाइप की बात, साइनसोइड पाइप की बात। अब साइनसोइड, अब जैसे कि 6 पाइपें आपने बिछा दिया और वो सेंटर में जा रहा है, पाइपों के बीच में क्या है, पाइपों के बीच में हेपेटिक सेल्स बिछे हुए हैं। हेपेटिक सेल मेनली पूरा का पूरा लीवर हेपेटिक सेल से ही बना हुआ है, लेकिन थोड़े बहुत कूफर सेल और स्टेलेट सेल भी मौजूद होते हैं, जो कि उसी डिसे वाले एरिया में पाए जाते हैं। अब जो लीवर में जो बिलीरुबिन बना था वो आएगा आपके हेपेटिक सेल के पास, ठीक है। हेपेटिक सेल में जो है एक एसिड निकालता है हेपेटिक सेल, ग्लूक्यूरोनिक एसिड, ठीक है। ये एक एसिड बनाता है टू प्रोसेस दी बिलीरुबिन को प्रोसेस करने के लिए ग्लूक्यूरोनिक एसिड जो है लीवर का जो हेपेटिक सेल है वो निकालता है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होता है बिलीरुबिन के साथ। अब इस प्रोसेस के बाद जब वो ग्लूक्यूरोनिक एसिड उसमें मिल जाता है तो वो दैट वी कॉल्ड कॉन्जुकेटेड, ठीक है, वो कॉन्जुकेट हो चुका है, जो बिलीरुबिन है कॉन्जुकेट हो चुका है। और बिफोर मिक्सिंग द ग्लूक्यूरोनिक एसिड इट कॉल्ड्स अनकॉन्जुकेटेड, राइट, अनकॉन्जुकेटेड यानी कि कॉन्जुकेट नहीं हुआ है। सो हेपेटिक सेल के आने के बाद उस प्रोसेस के बाद ये बन गया है कॉन्जुकेटेड। आप सिंपल भाषा में ये समझ लें कि भोजन को पका दिया तो पक गया, उससे पहले कच्चा है, ठीक है। तो भाई ग्लूक्रोनिक एसिड मिला दिया तो कॉन्जुकेट हो गया, नहीं मिला है तो अनकॉन्जुकेटेड। पीलिया में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। सो वीडियो पूरी देखना आप जो है, तो ही आपको समझ में आएगा पीलिया होता कैसे है। तो अब इसके बाद जो है, जो बिलीरुबिन यहाँ पे बन चुका है, इसको बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकलेगा कैसे? रक्त के रास्ते तो निकल नहीं सकता है, ठीक है। जो साइनसोइड जो पाइप हमने 6 बिछाया था उस रास्ते से तो ये निकलेगा नहीं। निकलेगा कहाँ से? निकलने का जो तरीका है इसका, जो हेपेटिक सेल्स होते हैं, लाइक आप मान लो ये है हेपेटिक सेल्स ऐसे करके, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दो और ठीक है, लाइक दिस, और एक हेपेटिक सेल इधर। अब ये रास्ता दिख रहा है बीचों बीच, देखो इसके बीच में रास्ता बन गया है कि नहीं, इसके बीच में। तो ऐसे ऐसे हेपेटिक सेल इसके बीच में ऐसे ही
रास्ता बन जाता है। ठीक है, कोई स्पेशल रास्ता नहीं होता है इसको निकलने के लिए बिलीरुबिन को, लेकिन इसी तरह से करते करते ये सभी सेल्स के बीच में से गुजरता जाता है, क्योंकि सेल मान लो ऐसे गोल है लेकिन एक जगह से ऐसे बेंड हो जाते हैं सेल, हेपेटिक सेल, उसी के बीच में से ये निकलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दिस बिलरी कैनलिकुलाए, बिलरी कैनलिकुलाए। ठीक है, इसको अगर हम बाइफरकेट करके मैं आपको समझाऊँ तो बिलरी का क्या मतलब, बिलरी का मतलब बाइल हो गया। ठीक है, बाइलरी। और कैनलिकुलाए क्या है, कैनलिकुलाए कैनल जानते हो ना, वो जैसे नहर निकलता है तो उसके बीच बीच में से छोटे छोटे, हमारे यहाँ सुआ बोलते हैं उसको, सुआ, कैनल, अंग्रेजी में बोलोगे तो कैनल है भैया। तो छोटा छोटा है रास्ता, ये निकल गया, सो दिस वी कॉल बाइलरी कैनलिकुलाए। ठीक है, इसी रास्ते से बाइल जो है आगे निकलता है। इसको निकालने के लिए, लोब्यूल से बाहर करने के लिए भी एक जो है चीज़ होता है, अगर वो भी डिसफंक्शन करेगा तो बाइल क्या करेगा, उसी में घूमता रहेगा। ठीक है, बाइल जो है जिसको बिलीरुबिन हम कह रहे हैं वो निकल नहीं पाएगा। तो अगर बढ़िया फंक्शन करेगा तो वो निकाल के फेंक देगा। अब आगे जाके ये जो है राइट हेपेटिक एंड लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट्स, एक डक्ट्स होता है जिसे अभी मैंने बताया कि नहर के छोटे छोटे ऐसे ऐसे निकाल दिए तो कैनल हो गए। ठीक है, बड़ा वाला है तो नहर है। ठीक है, तो बड़ा वाला आ गया तो डक्ट हो गया। ठीक है, लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, दोनों तरफ से आके मिल जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पे गॉल ब्लैडर से जो है कुछ और पदार्थ निकलते हैं, जैसे कि बाइल एसिड, सम वाटर, और इस तरह के 2-3 एंजाइम्स और निकलते हैं वहाँ से, जो कि उसी बाइल डक्ट जो होता है आगे, जिसको फर्दर हम उसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, पैनक्रिया में जाके जुड़ जाता है। ठीक है, और पैनक्रिया जो होता है, पैनक्रिया से भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, 3-4 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, जो कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। उसी के साथ मिलके कॉमन जो है फिर इंटेस्टाइन में जाके वो गिरते हैं। वंस अब हमने पूरे सिस्टम को समझ लिया है कि लीवर कैसे काम करता है। जॉन्डिस का पता चलता कैसे है, आपका पूरा बदन पीला पीला हो जाएगा, आपकी आंखें जो है ये देख रहे हैं ना, जो वाइट कलर की जो यहाँ पे है, ये पूरा पीला पीला हो जाएगा। ठीक है, इसी से पता चल जाता है कि आपको जो है जॉन्डिस हो गया है। कोई भी देख के आपको बता सकता है कि आपको जॉन्डिस की समस्या है। अब इसमें आपको समझ क्या आया, देखें, अगर स्प्लीन ज़्यादा आरबीसी मारेगा तो बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बनेगा और आपके लीवर में जो है बिलीरुबिन घूमता रहेगा। ठीक है, अब चाहे वो अच्छी तरह से उसको कॉन्जुगेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा कॉन्जुगेट, तो भी वो जो है हमारे यहाँ इंटेस्टाइन में आके गिरेगा। ठीक है, या फिर लीवर जो कि एक प्रोटीन जो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन बनाता है लीवर, उसको बाइंड करने के लिए, इसको बिलीरुबिन को बाइंड करने के लिए, सो दैट वो कहीं ब्लड में ना घूमने लगे। ठीक है, ब्लड में घूमने लगे तो पता लगा साला कि कहीं इधर भाग जा रहा, कहीं उधर भाग जा रहा, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है ना, तो बहुत छोटा होगा तो ब्लड में कहीं भी निकल जाएगा, सेल में जाके घुस जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर लीवर वो प्रोटीन नहीं बनाएगा तो भी आपके पूरे शरीर में बिलीरुबिन घूमेगा, पीला पीला हो जाएगा पूरा शरीर। ठीक है, या स्प्लीन बहुत ज़्यादा आरबीसी मारने लगेगी तो भी होगा, या फिर जो ग्लूक्रोनिक एसिड जो लीवर ने वहाँ पे बनाया था, लीवर के हेपेटिक सेल ने उसको कॉन्जुगेट करने के लिए, अगर वो ग्लूक्रोनिक एसिड नहीं बना तो भी जो है बिलीरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फिर आने लगेगा ना, वो कॉन्जुगेट ही नहीं होगा, तो ऑब्वियस ये बात है वो भी फिर घूमेगा पूरे शरीर में। तो इस प्रकार से 3 फैक्टर जो है हमें समझ में आया कि एक तो स्प्लीन के लेवल पे प्रॉब्लम अगर हुई, अगर आपका स्प्लीन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा आरबीसी मार रहा है,
तो भी दिक्कत है। प्रोटीन नहीं बना रहा है लीवर, उसको बिलिरुबिन को बाइंड करनी है तो भी दिक्कत है। और उधर ग्लूक्रोनिक एसिड नहीं बनाया है लीवर के हेपेटिक सेल ने तो भी दिक्कत है, तो भी बिलिरुबिन बढ़ने वाला है आपका। तो अब इसमें देखिए, अब हम बात करते हैं डाइट की, ठीक है। मुझे देखिए, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम झेला है और एक ही बात समझ में आया है कि ये जो शरीर है ना, ईश्वर ने इसको ऑटो रिपेयर के लिए बनाया हुआ है। मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि कोई भी चीज़ अगर वो ख़राब हो सकती है तो वो ठीक भी हो जाएगी, होना ही होना है उसको ठीक। लेकिन ठीक कैसे होगा? आप अपने शरीर को कि सहयोग करेंगे तो ही ना ठीक होगा। अब पता चला कि भाई साहब आप खाना ही गलत खा रहे हैं, दारू पी जा रहे हैं, ठीक है, पका पका के खा रहे हैं, तड़का लगा लगा के खा रहे हैं, बॉडी की पहले ही बैंड बजी हुई है, तो ऐसे थोड़ी ठीक होगा शरीर। एक ही लाइन में बोलूँगा कि जो भी भगवान ने दिया है, जो भी ईश्वर ने जैसे दिया है उसको उसी रूप में खाएंगे तो आपका पूरा का पूरा शरीर जो है ठीक होने लग जाएगा। मेडिकल जगत में 3-4 दिक्कतों को एक्चुअली पढ़ाया भी नहीं जाता है और डॉक्टर का ये बात भी नहीं करते हैं, जिसको कि मैंने खुद भी फेस किया हुआ है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस की समस्या। अब भाई साहब, आपका स्प्लीन अगर डिसबैलेंस होता है या आपका लीवर प्रॉपर नहीं काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। आज तक मैंने हज़ारों लोगों से बात किया है फ़ोन पे, ठीक है। एवरी डे आई रिसीव फ़ोन कॉल्स, अराउंड 10 to 15 फ़ोन कॉल्स। हर बंदा, एक इंसान मुझे नहीं, 99% से भी ज़्यादा लोग मुझे यही एक क्वेश्चन मेरा हमेशा होता है कि क्या आपका पेट साफ़ होता है? हर बंदा कहता है जी मेरा पेट नहीं साफ़ होता है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या तो है यही है। और उसी के अपोजिट डॉक्टर लोग कॉन्स्टिपेशन की बात ही नहीं करते, एसिडिटी को वो प्रॉब्लम ही नहीं मानते, और जबकि पूरा का पूरा शरीर डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। देखिए, मेरी भी 1 से लेके 5 तक गोलियां पहुंची है, 5 से लेके 6 गोलियां, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। और दिक्कत क्या थी? गैस पास आउट नहीं होना, एसिड बनना, उसके बाद जो है थायराइड डिसबैलेंस, और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन। सो जो बेसिक जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, डॉक्टर लोग तो उसको पकड़ते ही नहीं हैं। उस जगह पे पहुंच जाएंगे, हाँ भैया ये लीवर में आपको समस्या, हाँ ये गोली खाओ आप, ठीक है। लेकिन असली जो समस्या है उस पे वो गौर ही नहीं करते हैं। किसी को एसिडिटी है तो पहले उसको एसिडिटी को भी ठीक करो ना। कि कोई कॉन्स्टिपेटेड है, उसका पेट ही साफ़ नहीं हो रहा, आप गोली खा रहे हैं मान लो लीवर की, चलो खा लो, महीना 2 महीना जितना भी ये डॉक्टर लोग कह रहे हैं उसको पूरी तरह से कोर्स पूरा कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन कॉन्स्टिपेशन तो ठीक करो। कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक नहीं होगा, अगर कब्जियत नहीं ठीक होगी तो भाई साहब वो गंदगी तो फिर से ब्लड में उठ के आएगा। अगर गंदगी आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेगी तो वो तो फिर ब्लड में ही ट्रेवल करता रहेगा। इधर से आप गोली खाओगे, उधर से फिर से आपका जो है हेपेटिक सेल की बैंड बज जाएगी या स्प्लीन की बैंड बज जाएगी। तो इस प्रकार से पहले अपने शरीर को समझो अच्छे से, ठीक है, कि ओवरऑल दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है अच्छे से, कहीं आपको एसिडिटी तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाइट से जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप अपना खाना नहीं ठीक करेंगे, वही खाना खाते रहेंगे, गेहूँ चावल दाल और पका पका के सब्जियां, ठीक है, उधर दूध पिए जा रहे हैं, उधर ढेर सारी गोलियां खाई जा रही हैं टेंशन में, ठीक है। तो आपको सही डाइट करना है, ठीक है। और सही डाइट मैंने एक लाइन में डिफ़ाइन कर दिया है कि जो भगवान ने जैसा दिया है वैसे अगर आप खाएंगे तो धीरे धीरे आपका शरीर जो है ठीक होना शुरू हो जाएगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, पका के खाने का मन कर रहा है तो आप मिलेट्स खाओ,
ठीक है। पका के खाना है तो मिलेट्स खाओ, सात्विक भोजन है, पूरा 100% सात्विक भोजन है मिलेट्स जो है। उसमें फाइबर है अच्छी मात्रा में, ठीक है। फाइबर जो है एक घुलनशील है और फाइबर दो प्रकार के होते हैं। एक तो ब्लड में ट्रैवल करता है, ब्लड में ट्रैवल करेगा तो जो है ब्लड को साफ़ कर देगा। एक इंटेस्टाइन में के थ्रू जो है गुजरता है, ठीक है, तो जो है वो पूरा इंटेस्टाइन को साफ़ कर देता है। सो कुक्ड फूड खाना है तो आप मिलेट्स खाओ, बाकी पूरा दिन जो है आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का डाइट करो। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो है आज की वीडियो से आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।